वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और डेंगू के हवाले से हम बात करेंगे और मैं आपको एक और टीज़र यहाँ दे दूँ कि एक और बहुत अहम अनाउंसमेंट और बात हमने करनी है आपसे, वो कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि वो क्या है। इस वक्त हम वेलकम कहते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब मौजूद हैं। नाम ही काफ़ी है इनके तारुफ के हवाले से, और जब प्रोफेसर आ जाता है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये पोजीशन ऐसे ही नहीं मिल जाती, ये पोजीशन आपको एक्चुअली अर्न करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आफ्टर 100 years जैसे आपने कहा ये पोजीशन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल में बहुत मुश्किल से मिलती है। वैसे भी आई मीन ये एक पूरा एक जर्नी है कि आप उस लेवल तक पहुंचे हैं। अगर किसी के नाम के आगे प्रोफेसर आता है तो दैट्स नॉट इजी। अच्छा डॉक्टर फरहान, आज लोगों के भी जो सवालात होंगे वो ज़रूर हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो ख़बरों में हम देख रहे हैं बार बार आता है कि जी अस्पताल भर चुके हैं डेंगू के पेशेंट्स हैं और कोई जगह खाली नहीं है। सिचुएशन क्या इतनी डैमेजिंग और ख़राब हो गई है? जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। डेंगू के पेशेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये वैसे बढ़ने भी थे। स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आएगी, और ये आती है अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, बट इस दफ़ा जो है रेन्स भी हुई, फ्लड्स भी आए और ये जो नंबर्स हैं ये सितंबर में ही बढ़ना शुरू हो गए। इसके दो चैलेंजेस हमें फ़ील हो रहे हैं। एक तो नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और दूसरा स्पाइक अक्टूबर में आनी है। जो स्पाइक आनी है वो अब और बड़ी आएगी, वो फल्ला भी आनी है वो भी। जी अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक ड्रास्टिक मतलब वो इशू है। और डेंगू के पेशेंट्स, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि डेंगू भी बहुत बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर 100 लोग आपके पास आ रहे हैं मैं डॉक्टर्स के पास या टेस्ट कराने के लिए, जिनको बुखार है, जिस्म में दर्द है, उनके उसके अंदर अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 44% to 45% डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। ओहो। 20 से 25% टाइफॉइड पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके। 12 से 18% मलेरिया पॉजिटिव आ रहे हैं और 1 से 3% कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके। तो ये बेसिकली हम डेंगू पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि 45%। अच्छा, लेकिन ये मिक्सचर है एक्चुअली इस वक्त। और जो चैलेंज है ना वो ये है कि लोग समझते हैं कि अभी बुखार हो रहा है तो क्योंकि डेंगू सब हो रहा है तो डेंगू ही है। एक्चुअली डेंगू भी हो सकता है और टाइफॉइड, मलेरिया और कोविड। अच्छा, अब ये जो 4-5 बीमारियों के मैंने नाम लिए ना, ये सब बहुत ही, इनके अलामात बहुत ही मिलते जुलते हैं। इनमें भी सब में जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, खांसी आती है, बुखार होता है, उल्टी आती है। लेकिन जो इसमें जो चीज़ पॉइंट में बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो डेंगू है और कोविड है, कोरोना जी, ये जो हैं ये वायरसेस हैं। मलेरिया एक पैरासाइट है और टाइफॉइड एक बैक्टीरिया है। तो एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरियाज के लिए काम करती है, वो टाइफॉइड है। मलेरिया की दवा अलग है और डेंगू और कोविड के अलावा जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। तो लोग सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर उनके प्लेटलेट्स पे असर पड़ता है, बॉडी में दूसरी चीज़ों में पड़ता है और वो उससे फ़ायदा नहीं है। पैरासीटामोल भी नहीं ले सकते? पैरासीटामोल ले सकते हैं एक्चुअली, ये भी बहुत अच्छी बात की। तो बेसिकली इस वक्त के में एसिटामिनोफेन बेसिकली पैरासीटामोल का जो कंपोनेंट है वो ले सकते हैं बुखार वगैरह के लिए, लेकिन एस्पिरिन और ब्रूफिन बिल्कुल नहीं लेनी आजकल। अगर बॉडी में दर्द है, सर में दर्द है, क्योंकि एस्पिरिन और ब्रूफिन जो हैं वो भी अगेन प्लेटलेट्स पे असर करते हैं। जो अच्छा, वैसे ये कोई ऑब्वियसली मार्केटिंग नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने सोशल मीडिया पे भी लगाया हुआ है कि देयर इज़ नो पैनाडोल अवेलेबल। सो उसके भी मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए थे। आई थिंक कैलपोल है और दीगर हैं। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि घर में कोई ना कोई दवा तो फांकेंगे जी, जैसे ही फीवर होगा कोई ना कोई दवा लोग लेंगे। सो आपने ये मना कर दिया कि जी ब्रूफिन नहीं लेनी है इस वक्त। हाँ, लेकिन जो कार्डियोलॉजी के जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ एस्पिरिन या ब्लड थिनर्स, तो वो डॉक्टर से अपने एडवाइस ले लें कि आजकल के ज़माने में हम वो लें या ना लें। तो वो ज़रूर एडवाइस के हिसाब से ही उसको बंद करें अगर करने की ज़रूरत हो। लेकिन बाकी लोगों को एडवाइस नहीं है कि बिल्कुल मना है, बल्कि कि एस्पिरिन और ब्रूफिन ली जाए इस वक्त फॉर पेन्स एंड फीवर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये मच्छर, ये हम इस वक्त स्क्रीन पर कुछ दिखा भी रहे हैं, ये बताइए कि जी डेंगू का मच्छर जब काटता है तो आपको कोई ख़ास किस्म का दाना बनता है या आपको कोई ख़ास किस्म से पता चलता है कि अब मुझे डेंगू वाले मच्छर ने काट लिया है, या इट इज़ लाइक एनी अदर मॉस्किटो?
नहीं, एक्चुअली पता नहीं चल पाता, लेकिन ये नॉर्मल मस्कीटो नहीं होता, ये थोड़ा बड़े साइज़ का होता है और इसमें ज़ेब्रा जैसी स्ट्राइप्स होती हैं। स्ट्राइप्स होती हैं। इसका मच्छर का नाम एडीस इजिप्टी है। अच्छा, नाम भी है इसका? जी, और एडीस इजिप्टी जो है ना, ये सिर्फ डेंगू नहीं फैलाता बल्कि चिकनगुनिया और जीका वायरस भी ओह फैलाता माय है। गॉड। और चिकनगुनिया भी आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, मिलता जुलता है ये भी डेंगू से। ये दोनों, ये कंडीशंस ये दोनों मिलते जुलते वायरसेस हैं। और जीका वायरस भी फैलाता है ये मच्छर। ये मच्छर जो है ना, ये सुबह के टाइम पे, फजर के टाइम पे जब रोशनी आ रही होती है उस वक्त ज़्यादा होता है, और शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है बाहर। लेकिन मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि अभी तो ये डेंगू और ये सारे वायरसेस उन लोगों को हो रहे हैं जो इन दोनों टाइम पे एक्सपोज नहीं होते बाहर। मैंने कहा ज़्यादा होता है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों में नहीं होता, बट वो ज़्यादा ऐसा एक्सपोजर का टाइम है। बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतियात करनी चाहिए कि तो उस टाइमिंग्स को अवॉइड की जाए और अपने आप को सब लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहने जाएं। अच्छा, मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग तो सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर हम मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं कोई अपने ऊपर तो क्या करना चाहिए? तो ये मैं बताना चलूँ कि अगर सनस्क्रीन पहले लगानी चाहिए, फिर मस्कीटो रिपेलेंट लगाना चाहिए ना एक्सपोज्ड पार्ट्स। तो ये थोड़ा सा ख्याल और रखना। मस्कीटो रिपेलेंट कितनी देर तक काम करता है? मस्कीटो रिपेलेंट जो है वो ज़ाहिर अलग अलग कंसंट्रेशंस में आते हैं। यूली 0.5% प्रीमिथप्रिन जो है ना वो एडवाइजेबल होता है, और जो है वो यही है कि 4-5 घंटे बाद दोबारा लगा लिए जाए। लेकिन अब ज़ाहिर वज़ू कर रहे हैं आप, तो अगर वॉश कर रहे हैं फेस तो वो तो ज़ाहिर एक्सपोज हो अच्छा, जाएगा। कपड़ों से सेफ्टी रहती है? बिकॉज आई हैव सीन कि उसका तो वो इस तरह का कुछ नीडल टाइप होती है कि वो कपड़ों से भी आर पार हो सकती है। करेक्ट है ये बात, पता है ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम पतले कपड़े पहने और वो पतले कपड़े हमारे बॉडी को कवर कर रहे हैं, कुछ लोग ग्लव्स भी पहन रहे हैं, इट डजंट वर्क दैट वे। बिल्कुल आपने करेक्ट किया, अगर कपड़े पतले हैं, थिन है, तो उसमें से मच्छर काट सकता है। तो अमूमन वो जब काटता है तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता है दैट पॉइंट इन टाइम। और जो दूसरी इसमें एक चैलेंजिंग बात आती है वो ये आती है कि जिसको भी मच्छर काटता है उनमें से समझें कि अगर 4 को मच्छर काटा है तो एक जो है ना वो ज़्यादा बीमार होता है। 1-2 को तो वो वायरस कैरी कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई अलामात भी नहीं होती, जिस तरह कोविड की बात नहीं होती एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन वो जब उनको मच्छर काट के दूसरों को काट रहा होता है तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहा हमारे साथ कॉलर हैं, फिर आप ये भी बताइएगा कि डेंगू जानलेवा कब हो जाता है, क्यों हो जाता है, कब हो जाता है, और उस नहज तक हम पहुंचे ही ना ऐसी प्रिवेंशन हमें बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शिहाब से देख अर्ज कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब की खिदमत में भी सलाम। देखिए, आज आप डेंगू के होने की हो क्यों रहा है, पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, मलेशिया ले लें, पोलैंड ले लें, दुनिया के हम बहुत सारी दुनियाओं में भी फिरे हैं। पानी और तो कहते हैं ये साफ पानी में होता है, सिर्फ हमारे मुल्क में ही साफ पानी में हो रहा है। हमने आज तक इस पे नहीं तवज्जो दे रहे हैं कि भाई ये कि डेंगू का मच्छर को किस तरह पहले ही बुनियादी तौर पर इसको खत्म किया जाए। ये तो एक मर्ज अब या क्या होता है कि हो गया उसके बाद इलाज शुरू कर दो। अरे भाई, ये मच्छर का हो क्यों रहा है? पूरी दुनिया में भी तो बारिश हो रही है, वहाँ क्यों नहीं ऐसे हो रही हम बातें हो रही डेंगू से? हाँ, वहाँ भी तो साफ पानी है, वहाँ सफाई ज्यादा है। ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं ऑन एयर। थैंक यू शाहद साहब। नहीं, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। बेसिकली प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि इनकी बात जो है वो 100% करेक्ट है कि एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नहीं, ये कहते हैं ना कि दुनिया में भी तो साफ पानी है, वहाँ क्यों नहीं डेंगू होता? हमारे पास साफ पानी आ जाए तो डेंगू हो जाता है। एक्चुअली होता है। 4 बिलियन, हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना, 4 बिलियन पॉपुलेशन इज़ ससेप्टेबल टू डेंगू, और उधर डेंगू हो रहा होता है। ये जो है ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में जो है वो एक तो ज़ाहिर है कि जो है वो एक प्रॉब्लम तो है कि ये होना नहीं चाहिए, वो एहतियाती तदाबीर थोड़ी सी मिसिंग हैं, वो अपनी जगह पे बात है। लेकिन इनका जो पॉइंट है कि दूसरे ममालिक में जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी होता है। और हमें ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को भी अपना फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो स्प्रेज वगैरह होते हैं वो। अच्छा, जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि फेटल कब हो जाता है, जानलेवा कब हो जाता है डेंगू? देखिए, हर डेंगू जानलेवा नहीं होता। मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स अगर आपको बताऊं तो 4 में से 1 जो है ना वो ज़्यादा बीमार होता है। तो पहले तो 3 तो इतने बीमार नहीं होते, या कुछ में तो अलामात भी नहीं होती इंटरेस्टिंगली, लेकिन वो पोटेंशियल स्प्रेडर बन जाते हैं कि उनको कोई मच्छर काटे तो वो दूसरे को काटेगा तो उसको लग सकता है। सही। ये जिनमें जानलेवा होता है या ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ये आजकल के जो वेरिएंट आया हुआ है इस वक्त, इसकी 4 सब टाइप्स हैं, सीरो टाइप्स, 4 सब सीरो टाइप्स हैं, 1 2 3 4। इसकी मैं कोई और बात भी आपको बताऊंगा। तो पहले आपके सवाल के जवाब में कि ये आजकल ये देखा जा रहा है कि ये तीसरे दिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी बॉडी में दर्द था, सर में दर्द है,
बुखार है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मतली ज़्यादा करना लगता है, वॉमिटिंग उसको होने लगती है 3 से ज़्यादा पर डे, और उसकी कमज़ोरी बहुत हो जाती है, भूख बिल्कुल बंद हो जाती सही। है। यानी अब ये अलामात हो रही हैं कि ये सीरियसनेस की तरफ जा रहा है। ऐसे पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, अगर वो नहीं जाता या मैनेज नहीं होता या होती, इसमें होता है ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक होता है डेंगू के शॉक में चला जाता है। शॉक में क्या होता है कि उसकी लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और ऑर्गन्स जो हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, उसको हेमोरेजिक कंडीशन हो जाती है, ब्लीड करने लगता है कि नोज़ से पहले अलामात आई कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो बहुत रेड होना शुरू हो गए, और ब्लीडिंग की वजह से भी जो है वो तो ये serious हो सकता कंट्रोलेबल है। नहीं रहती अगर इस नहज पे पहुंच जाए, ब्लीडिंग इसमें हो मतलब जाए? अनफॉर्चुनेटली अगर ये इस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा तो 100% फेटल है। ओह माय गॉड। और अगर ऐसे टाइम पे वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो फिर भी 60% सीरियस होने के, बहुत ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस हैं, मरने इंतकाल होने के भी चांसेस हैं Oh my God. अनफॉर्चुनेटली। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये बीमारियां एक के बाद एक जो हमला किए जा रही हैं, ये बहुत सुनना भी तकलीफ देह है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। ज़रूर कीजिए अली साहब, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, जब से ये मच्छर की बीमारी आई है मेरे जिस्म के ऊपर लाल लाल से दाने से निकल रहे हैं और उसमें खुजली होती है बहुत ज्यादा। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है आपके पास? नहीं, बहुत आपने बिल्कुल ऑन एयर आपको बताएंगे, टीवी से सुनिए जी। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही बात बताई। इसके अलामात यही होते हैं, रैशेज़ होते हैं और दाने निकलने लगते हैं। एक्चुअली डेंगू का कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसको कहते हैं ना कि दवा खाई और ठीक हो गए आप। ये 7-8 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, और 95% केसेस में ऐसा ही होता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जो मैंने अभी अलामात बताई, अगर वो हो रही हैं तो वो जाके डॉक्टर को दिखाएँ। मेरी गुजारिश ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन को अवॉइड करें, और मेरी गुजारिश ये है कि जैसे ये रैशेज़ हो रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाएं। वजह क्या है डेंगू केस में, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभार ये अलामात होती हैं कि वो चीज़ों को जो सीरियसनेस की तरफ जा रही हैं, ये फ़र्क जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर देख के ही कर सकता है। अच्छा, इस वक्त जो है ना और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस हुई हुई हैं, फ्लड्स के बाद भी स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं, दूसरे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। हम समझते हैं शायद ये डेंगू की वजह से आ रहा है, तो इसलिए इसमें जो है ना इनको आपस में सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैंने आप लोगों को इसलिए कॉल किया, मैं कराची महमूदाबाद CP2 जी। KDA से बात कर रही हूँ। जी एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है हम लोग घर में अपनी एहतियात कर लेंगे, लेकिन मैडम आप यकीन करिए कि मेरे घर के आगे 1 माह हो गया है, सीवरेज सिस्टम वो काला पानी नहीं होता वो जी। बन चुका है कि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। अब आप ये बताएं, घर में मैं जितनी मर्जी स्प्रे कर लूँ, इवन उस पानी की वजह से छोटे छोटे स्नेक और बिच्छू जी वो पैदा हो रहे हैं। मतलब डेंगू से तो चलिए ठीक है, हम लोग अल्लाह ताला हमें बचा देगा, हम एहतियात कर लेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं? सही प्लीज बात मैं है। KMC वालों को मैं लगातार कॉल्स कर रही हूँ, कोई कंप्लेन नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं। मेरे घर के आगे बहुत ज़्यादा पानी है, तो प्लीज़ आप ये मेरा मैसेज पहुँचा दें कि खुदारा हम लोगों पे रहम करें। तो कौन सा एरिया बताया आपने? महमूदाबाद CP2 महमूदाबाद। KDA। जी KDA। सही, मैं L40 ब्लॉक से बात कर रही हूँ। ठीक है। बहुत बहुत प्लीज शुक्रिया आप जी जुनैरा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और वाकई ये प्रॉब्लम अपनी जगह है। ये बात आपने शुरू में ही कही थी कि ज़ाहिर है जहाँ गवर्नमेंट या हमारी लोकल इंतज़ामिया है, जहाँ उनको आंसरेबल होना चाहिए या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उस पर तो कोई दूसरी बात नहीं है। तो प्लीज़ ये देखें, क्योंकि ये बात इनकी सही है, घर में जितनी सफाई कर लें, बाहर तो आपने निकलना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, आपने भी काम से जाना है, सो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें पानी जमा हुआ है, और इवन डिफेंस में जहाँ पे लोग अफोर्डिंग रह रहे हैं, जी और वो सोचते हैं कि ये प्लॉट जिसका है ना वही आके पानी निकालेगा, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि
इसमें जो है वो मच्छर की बीमारी अफजाइश हो जो रही है है। वो रहने वालों के आई मीन लिए। ये थोड़ा मोहल्ले वालों को भी अब एक्टिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए था, और बेचारी मैं इनके साथ हूँ कि ये बड़ी परेशान होंगी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो फैल रही हैं। बट एनीवेज़ अब हम अगर वेट करते रहेंगे, और उन्होंने कम से कम कोशिश तो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये कि मोहल्ले वालों को गैदर होके कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ेगा। मतलब मजबूरी है तो, लेकिन इसको लीव ना करें। मेरी गुजारिश है कि वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। मोहल्ले वालों को इन्वॉल्व करें, वहाँ पे दुकानें भी होंगी, उनको सही। इन्वॉल्व करें, सबका नुकसान है। लेट्स वर्क टुगेदर, और प्रेशर ग्रुप बनता है इस तरह से। और फिर जाके अगर आप केएमसी में किसी के पास जाएंगे तो वो फिर ज़्यादा सुनते भी हैं। ज़्यादा सुनते हैं। सो विद दैट डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और अहम खबर भी है बच्चों के हवाले से, एक अवेयरनेस भी है जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं और फिर आपको बताएंगे। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब मौजूद हैं और हम डेंगू के हवाले से बात कर रहे थे। अभी भी अगर आपका कोई सवाल हो, मोर देन वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। इम्तियाज़ साहब ने हमें ओवर द ब्रेक कॉल किया था और आपने उनसे उनके सवाल का जवाब भी बता दिया था, मगर उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि हम ये कहें कि हुकूमत या इदारे हमारे जो स्प्रेज़ हैं उसको मैंडेटरी करें, और प्लीज़ अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें कि स्प्रे होना चाहिए पूरे शहर में, गली मोहल्लों में, हर जगह, खुसूसी तौर पे जैसे हुआ करता था, पहले भी होता था। तो उस पर ज़रा तवज्जो कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, एक स्कूल का सर्कुलर भी आया और उसमें ये लिखा था कि जी बच्चों की वैक्सीन कोविड की शुरू होने जा रही है, तो आपसे इल्तमास है कि आप भी बच्चों को लगवाएं। सो मुझे बताइए कि 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स तो हमने बच्चों को वैक्सीन करवा दी थी, फाइज़र लग रही थी। अब जो 11 साल की उम्र तक है, किस उम्र से 11 साल की उम्र तक वैक्सीन लगेगी कोविड की? क्यों लगवानी ज़रूरी है? क्या बेहतरी है? कब से लग रही है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये जो कोविड से अमवात कम हुई हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में स्पेशली, वो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हुई है। कि वैक्सीनेशन जो है वो एक ढाल भी बन जाता है, प्रोटेक्ट भी करता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसकी अलामात और प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, और काफ़ियों में तो अलामात भी नहीं होती। अब ये वैक्सीनेशन फॉर्चुनेटली यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस एड ने जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करी हैं। फाइज़र की वैक्सीन्स हैं, और जो अमेरिका में पहले से लग रही थी और बाकी डेवलप कंट्रीज़ में लग चुकी हैं। वहाँ बच्चों को भी लग चुकी वहाँ हैं? बच्चों को सारों को लग चुकी हैं, और ये 5 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए कैंपेन स्टार्ट हो रही है, जो सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, EPI सिंध का, जिसमें यूनिसेफ भी है। 19 तारीख सितंबर से ये स्टार्ट हो रही है, और ये मेजर कैंपेन होगी। और इरादा यही है कि जितने भी मिलियन ऑफ बच्चे यहाँ पे हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन लगाई जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कोविड जो है वो बड़ा फ़नी बिहेव कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि शक किया जा रहा है कि ये ग्रोथ स्पर्ट्स पे भी असरअंदाज हो सकता है, ये बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट पे भी असरअंदाज हो सकता है, ये उनके जिगर पे। मैंने आपसे सवाल करना है, इसको लोग वाइस वर्सा समझते हैं। वो समझते हैं कि कोविड वैक्सीन लगने से उनकी ग्रोथ पे या उनके मेंटल लेवल पे असर हो जाएगा। इसको क्लैरिफाई कीजिएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है आपका? जी, मैं मोहम्मद हमीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, फरमाइए। मुझे डेंगू हुआ है। अच्छा। और तकरीबन ये 7-8 दिन हो गए। पहले मुझे बहुत तेज बुखार रहता था, तो एक कैप्टन साहब डॉक्टर हैं, उनसे मैं इलाज करवा रहा था प्राइवेट। ठीक है, तो आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। तो मैं उनसे इलाज करवा रहा था। उन्होंने कुछ 4-5 दिन तो मुझे ड्रिपें और इंजेक्शन वगैरह वो लगाए हैं, 2-2 ड्रिपें और इंजेक्शन, और साथ में मुझे मेडिसिन भी देते रहे। और उनकी अपनी जो लैब बनी वहाँ से वो मेरे वो जो सेल होते हैं उसका भी टेस्ट करते रहे हैं। और सर मुझे शुगर की भी प्रॉब्लम पहले नहीं थी, लेकिन जब से ये हुआ तो मुझे शुगर की बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरे पाँव में इतनी जलन है, उंगलियां मेरी सुन्न हो जाती हैं, और शुगर इतना मुझे 400 के करीब करीब रह रही है। अच्छा, पहले आपको शुगर थी ही नहीं या थी? नहीं, मुझे पहले शुगर नहीं थी। नहीं, ये डेंगू के वक्त ही आपको पता चला है कि आपको शुगर हुई है? हाँ जी, मुझे डेंगू के वक्त पता चला। मैंने मुकम्मल टेस्ट करवाए हैं ना अपने। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑन एयर हम तो इस पे फिर बात। ये मुझे- जी, कोई सवाल है जल्दी से? एक सेकंड जो मैं बात कहनी चाह रहा हूँ उसको बहुत बोल रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम ये जो डेंगू की
जब से देते हैं को एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनको कोई साथ में कि खाने पीने का जो निज़ाम है ना, ये इनको बताना चाहिए कि मरीज को क्या खाना चाहिए, उसका एक जी मोहम्मद अमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। पहले आप बात अपनी वैक्सीन की मुकम्मल कर लीजिए, फिर हम इनको जवाब दे देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि लोग जो ज़ाहिर है समझते हैं कि पता नहीं कोविड की वैक्सीन बच्चों में लगेगी तो न जाने क्या हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोविड की वैक्सीनेशन नहीं बल्कि हर वैक्सीनेशन से लोगों को ये हाँ, शक ये होता डर है। होता है। पहले तो ये है कि वैक्सीनेशन, हालांकि जबकि अब तो ईपीआई जो है 12 एंटीजेंस के लिए जो है न्यू बॉर्न बच्चों से ही वैक्सीनेशन जो है जो भी पैदा हुए होते हैं उनको लगाती है। मीजल, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस, टीबी, पोलियो सबसे बचाती है। और ये वैक्सीनेशन जो है ये प्रिवेंशन करती हैं बीमारियों से, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो है इसके बजाय कि आप बीमार हों और पैसे खर्च कर रहे हो, ये वैक्सीनेशंस बचाती हैं, हमेशा बचाती हैं, और इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने भी लगाया, मैंने अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है, बेटियों को भी लगाया हुआ है। लोग ये बहुत ज़्यादा होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो देखी जाती है, ये और ममालिक में नहीं है, कि मैं इतने टीवी प्रोग्राम्स में आया, आपने भी बुलाया, कि कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जो है हमारा जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, हमारी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, हमारे दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, हमारी डायबिटीज़ तो कंट्रोल से बाहर नहीं निकल जाएगी, ब्लड प्रेशर है उसका क्या होगा, जिगर के ऊपर, गुर्दे के ऊपर नहीं पता हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को सबसे बस एक ये सारी चीज़ें नहीं क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी की, लेकिन उनको एक ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब ये अजीब फर्टिलिटी, अरे कमाल है। मतलब अगर चलो उसकी फिक्र कर रहे हो तो पूरी बॉडी के और भी इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, खुदा का खौफ करें। तो पहली बात है कि कहीं पे कुछ नहीं होता। ओकेशनल देखें, 100% तो कभी नहीं कहा जाता, लेकिन बीमारी होने के बाद तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो चांसेस यानी कि लगाने से अगर कुछ होने के और ना लगाने के होने के ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि क्लियरली बताता है कि वैक्सीन लगाई जाए। मैं आपसे मजीद बात करना चाहती थी और उनकी बात का जवाब भी देना था, लेकिन सेशन यहाँ क्लोज हो गया। जाते जाते कोई एक चीज़ अगर आप उनको बोलना चाहें, बिकॉज उनको शुगर अभी डायग्नोज हुआ है, जस्ट वन लाइनर, बिकॉज टाइम नहीं है। बस होता है कि जब भी बहुत सारे लोग जो ना इम्पेयर्ड लेवल पे होते हैं, जिसमें शुगर नज़र नहीं आ रही होती, जैसे ही बॉडी पे प्रेशर पड़ता है तो वो शुगर एकदम से नुमायाँ हो जाती है। जैसे इनकी शुगर कंट्रोल में आएगी, डेंगू थोड़ा बेहतर होगा, इंशाल्लाह ताला इनको अफाका आएगा। अफाका होगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। बड़े कम टाइम में बड़ी सारी बातें आपसे हो गई और बहुत सारी बातें हमने ब्रेक पर भी की, जिसको हम ऑन एयर करेंगे किसी और वक्त में। थैंक यू सो मच वंस अगैन। एक ब्रेक यहाँ आ गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर हमारा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट होगा। दीन की रोशनी में ये जो हमारे रोज़मर्रा के और शादियों के और रिश्तों के मसाइल हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक।